नमस्कार। अभी जो नया टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है ये, इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन के क्रम में। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज द प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, यानी कि जो मूल्यपरक अध्ययन है, वैल्यू एजुकेशन है, उसकी प्रक्रिया के रूप में हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी अपने आत्मान्वेषण की कोशिश करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अपने अस्तित्व के बारे में और हमारे अस्तित्व के अलावा इस हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों से हमारा क्या संबंध है, ये समझने का प्रयास हम करेंगे, हमारी कोशिश होगी। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज द प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। सबसे पहले अगर हम इसके मतलब और उद्देश्य की तरफ जाएं, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब क्या? तो इसकी शुरुआत होती है इस बिंदु से, एक प्रश्न के माध्यम से। हम खुद अपने आप से हम जानते हैं कि क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द वेरी गुड टूल टू गेट आंसर्स फ्रॉम अदर्स और टू हैव सम इंफॉर्मेशंस फ्रॉम अदर्स। तो एक पहला सवाल इस टूल का अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं कि अपने आप से पूछते हैं कि इस प्रक्रिया के तहत समझते अपने आप से एक डायलॉग करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, यानी आप क्या हैं, आप किस स्थिति में हैं और आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। हम सभी ये सवाल बहुत सारे हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अगर मैं कहूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि विद्यार्थी अपने जीवन में बनना कुछ और चाहता है और वो उद्देश्य कुछ और है, लेकिन उसने जो अपना फील्ड चुना है, कार्य क्षेत्र चुना है या अध्ययन का विषय चुना है, वो उसको उस लक्ष्य तक नहीं लेके जाता। ऐसे इस तरीके की दुविधा विद्यार्थियों में देखने को मिलती है। कई बार विद्यार्थी अपने जीवन का मकसद किसी दूसरे को देख के बना लेता है। गांव में कोई आईएएस हो गया तो आईएएस बनना है, रिश्तेदारी में कोई इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर बनना, इमिटेट करता है, वो दूसरे को देख के अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव तय करता है। जबकि कुछ भी तय करने के पहले अपने संसाधनों को देख लेना चाहिए, अपने स्वभाव को देख लेना चाहिए, और ये कि हम वो जो भी बनना चाहते हैं उसको बन के वास्तव में हम पाना क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य तय कि क्या किया हमने। तो एक अपने आप से डायलॉग, एक अपने आप से संवाद करना है कि व्हाट आई एम और व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, मैं क्या हूँ। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, मैं क्या हूँ। अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने अस्तित्व को समझने की ज़रूरत है, अपने गुण धर्म को समझने की ज़रूरत है, कैरेक्टरिस्टिक को समझने की ज़रूरत है। और फिर मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं जो भी बनना चाहता हूँ क्यों बनना चाहता हूँ, और क्या मैं जैसा बनना चाहता हूँ वो मेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव की खोज करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में आपका देखेंगे कि इन दिस प्रोसेस आवर अटेंशन गोज़ टू आवर सेल्फ, मतलब इन दिस प्रोसेस ऑफ फोकसिंग अटेंशन आवर सेल्फ, आवर प्रेजेंट बिलीव्स एंड एस्पायरेशंस vis-a-vis व्हाट वी रियली वांट टू बी। तो आप देखिए ना कि सबसे पहले अपनी तरफ ध्यान जाता है, यानी कि फोकस अटेंशन ऑन आवर सेल्फ, अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, वास्तव में अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो किस चीज़ पर ध्यान करते हैं? अपने विश्वासों पर, अपने बिलीफ पर, अपने विश्वास पर ध्यान करते हैं, अपने एस्पायरेशंस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसको लेके उसके पीछे कोई न कोई विश्वास की व्यवस्था है, कोई न कोई हमारा दृढ़ विश्वास है जिसको हमने समाज से प्राप्त किया, व्यवस्था से प्राप्त किया, कहीं न कहीं से तो हमने पाया ही है।
और हमें लगता है कि अगर वो चीज़ हमको मिल जाएगी तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो पाएगा, ऐसा हमको विश्वास होता है, हमारा बिलीफ होता है। तो अपने विश्वास को चेक करने की ज़रूरत है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक आधार पे इसकी पड़ताल करने की ज़रूरत है। तो सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम उन तमाम विश्वासों के बारे में, चाहे हमारा विश्वास हमारे कहीं न कहीं अपने जीवन को लक्ष्य करते समय अपने धर्म का ख्याल होता है, रिलीजन, हमारी कास्ट, हमारा क्रीड, हमारा जेंडर, ये सब चीज़ें हमारे जीवन को लक्ष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह की जो भी हमारे विश्वास की व्यवस्था है, इस विश्वास की व्यवस्था के वैज्ञानिक आधार, जो इसका साइंटिफिक बेस है, उस वैज्ञानिक आधार पे चर्चा करने की ज़रूरत है, उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना उसको समझे और बिना अपने एस्पायरेशंस, अपनी आकांक्षाओं को समझे हुए कि जो हमारी इच्छा है, क्या वो इच्छा हमको हार्मनी की तरफ लीड करेगी, हमारे जीवन में व्यवस्था बनाए रखेगी, या हम जो चाहते हैं क्या वो इसकी पूर्ति के साथ जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। हम अपनी इच्छा को, कोई भी इच्छा बनाते हैं, तय करते हैं, तो क्या उसको हम तय कर रहे हैं या कोई और तय कर रहा है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि आप जो भी इच्छा बना रहे हैं ना, ये देखना कि उसको हम तय कर रहे हैं या कोई और तय कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि अगर आपके अंदर इंजीनियर बनने की इच्छा है और वो इच्छा इसलिए है क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में आपकी रुचि है, तो ये आपकी रुचि का मामला है, इंटरेस्ट का मामला है, आपने इंटरेस्ट देख करके देख लिया, यानी कि आप तय कर रहे हैं। और ये भी देखिए कि उस रुचि का जन्म कैसे होता है। क्या आप तमाम वस्तुओं के इंटरनल फिनोमेना को समझना चाहते हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मटेरियल साइंस हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो। क्या आपकी बिल्डिंग बनाने में रुचि है, क्या आपको गाड़ियाँ बनाने में रुचि है, क्या आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने में रुचि है, क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आपकी रुचि है। अगर आपकी अपनी रुचि है, आपके अपने स्वभाव से आपने देख लिया, आप किसी के प्रभाव में तय नहीं कर रहे हैं, किसी को देख के नहीं कि फ़लाने इंजीनियर बन गए, दैट इज़ वाई आई शुड आल्सो बिकम इंजीनियर, ऐसा ना। आपकी अपनी इच्छा से अगर बनते हैं तो ये एक सही रास्ता होगा। तो इसी को ठीक से और अच्छे से समझना है अपने आप को इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में, कि जो हम लक्ष्य तय कर रहे हैं उसका आधार क्या, अपने विश्वासों की व्यवस्था को समझना है, अपनी इच्छा आकांक्षा को, हमारी इच्छाएं जो जन्म ली हैं उसके स्रोत क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, उन सोर्सेज पे चर्चा करनी है। इस प्रक्रिया की जो अगली कड़ी है, अच्छा, जब आप ऐसा करते जाते हैं तो एक चीज़ और देखना है कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, इज़ दैट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू। क्या उस पर्टिकुलर लक्ष्य को तय करते समय आपके मन में किसी तरह का विरोध, किसी तरह का अपोज तो नहीं पैदा होता, विरोध का भाव तो नहीं पैदा होता। क्या आप उसके प्रति सहज स्वीकृति बन पा रही है, यानी कि क्या उसको लेते समय आपके मन में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, आपके विचारों में कोई द्वंद्व तो नहीं है। इस पर बहुत गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या उसकी स्वाभाविक स्वीकृति है, क्या उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है। नेचुरल एक्सेप्टेंस आपके भीतर एक नैसर्गिक गुण होता है, एक इनेट फीचर है आपका। आप देखेंगे जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर आप डिस्कवर कर पाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जन्मजात हैं, जिसको इनेट आइडियाज़ कहा जाता है। जैसे आप एक कंप्यूटर है और कोई भी कंप्यूटर अपने इनबिल्ट सॉफ्टवेयर या अपने इनबिल्ट प्रोग्रामिंग के आधार पे ही काम करता है। अगर उसके इनबिल्ट प्रोग्रामिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे इतर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप लोड करते हैं तो आप देखेंगे सिस्टम करप्ट हो जाता है, या सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कहता है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये हमसे, हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ फीचर नहीं है जिस तरीके से हमको बनाया गया। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ठीक उसी तरीके से एक मनुष्य के रूप में आपको भी इस तरीके से बनाया गया है। ये हमारा आपका एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति। ये हमारे भीतर इनेट है, जन्मजात है। ये हमारे भीतर इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट होने का मतलब कि इट डजंट चेंज विद चेंजिंग इन टाइम, स्पेस एंड कंडीशन। देश काल परिस्थितियों के हिसाब से इस नेचुरल एक्सेप्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबकी सहज स्वीकृति एक जैसी होती है। सबका नेचुरल एक्सेप्टेंस, हर व्यक्ति का नेचुरल एक्सेप्टेंस
एक जैसा होता है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस की विशेषता ये हो गई कि एक तो ये हमारे भीतर इनेट होता है, इनेट यानी एक जन्मजात गुण है। दूसरा, दिस इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट ऑफ टाइम, स्पेस एंड कंडीशन, यानी यह देश काल परिस्थितियों, देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो दुनिया के हर आदमी में एक ही जैसा होता है। यह व्यक्ति और व्यक्ति के अनुसार कभी बदलता नहीं है। आज के 1000 साल पहले भी जो इंसान पैदा हुआ होगा उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस जैसा रहा होगा, आज जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसका भी नेचुरल एक्सेप्टेंस वैसा ही होगा, और आने वाले कल में जो व्यक्ति पैदा होगा उसका भी नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी कि सहज स्वीकृति वैसी ही होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर इसी को ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वह मानदंड है जो हमारे भीतर की किसी भी चीज़ की अगर स्वीकृति हो और इस मानदंड के हिसाब से हो तो हमारे भीतर हार्मनी यानी कि व्यवस्था बनी रहती है। अच्छा, समय के हिसाब से भी नहीं बदलता, दुनिया में ये रंग रूप के आधार पर भी नहीं बदलता। जितने तरह के भेदभाव पैदा होते हैं उन भेदभाव का आधार क्या है? जाति है, धर्म है, वर्ण है, विश्वास है, तमाम सिद्धांत हैं। कई परिस्थितियों के आधार पर भी भेदभाव पाया जाता है। तो जब ये किसी भी दशा में अपरिवर्तनीय रहता है नेचुरल एक्सेप्टेंस, तो एक ऐसा पैरामीटर मूल्यों का बनना चाहिए जिसकी सहज स्वीकृति हो और जो हर व्यक्ति के लिए कॉमन हो। अगर उसके आधार पर हम व्यवस्था बनाएं तो व्यवस्थाओं में जो द्वंद्व की स्थितियां हैं, विरोध की स्थितियां हैं, संघर्ष की स्थितियां हैं, इनसे बचा जा सकता है। दैट इज़ वाई वी से नेचुरल एक्सेप्टेंस इज यूनिवर्सल टू ऑल ह्यूमन बीइंग irrespective of their caste, creed, religion, gender, beliefs, etc. So to enable us to look at our confusions and contradictions within and resolve them by becoming aware of our natural acceptance, this is necessary to understand our natural acceptance. ये हमको इस लायक बनाता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस हमको इस लायक बनाता है कि हम अपने भीतर के अंतर विरोधों को, कॉन्ट्रडिक्शंस को देख पाएँ। हम अपने भीतर के तमाम भ्रम पाल के हमने रखे हैं, कन्फ्यूजन्स हमारे भीतर मौजूद हैं। हम इन कन्फ्यूजन्स को यानी कि अंतर विरोध और जो भ्रम की स्थितियाँ और कहीं ना कहीं मनुष्य के जो दुख का कारण है, वो तकलीफ़ या परेशानी का कारण है, मानव के बीच संघर्ष का कारण है, यह वैचारिक अंतर विरोध ही है, या अनेक प्रकार के भ्रम पाल के जो हमने जीवन में लक्ष्य बना रखे हैं, ये भ्रम ही हैं। अगर ये भ्रम ना होते तो कई प्रकार की समस्याओं से हमको निजात मिल जाती। हमने अभी पिछले वीडियो में चर्चा किया था, ये भ्रम है कि मनी मेक्स अ मेयर गो, ये भ्रम है कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, यानी कि पैसे की तुलना हमने ईश्वर से कर दिया और हमने माना कि जो काम भगवान कर सकता है वो काम पैसे भी कर सकता है। तो क्यों ना भगवान को पाना आपको कठिन लगता है तो आप पैसा कमाइए। और फिर इंसान जो है वो अपने जीवन के ऐसे लक्ष्य तय करता है जिसके अंतर्गत ढेर सारे धन का दोहन कर पाए। वो लूटने लगता है, दूसरों से छीनने लगता है कि ये लूट लेगा, छीन लेगा तो उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लोग कहते हैं सर्वे गुण कांचनम अस्ति, कंचन में ही, सोने में सारे गुण होते हैं, सब कुछ सोने से साधा जा सकता है। लेकिन
क्या क्या तमाम तरह की अगर ऐसा होता तो जो धनी लोग हैं वो विपत्तियों में नहीं पड़ते। आप धनी संपन्न लोगों को देख लीजिए, उनके जीवन में उनके परिवार टूट रहे हैं, बहुत सारे लोग अवसाद से ग्रस्त हैं, बहुत सारे लोग भौतिक परेशानियां हैं, व्यवहार संबंधी परेशानियां हैं, संबंधों में समस्याएं हैं। उनको कुशन के बिस्तर पर भी रात में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके जीवन में भी बहुत तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस, अंतर्विरोध, कन्फ्यूजन्स, बहुत तरह की मान्यताएं पाल के रखी उन्होंने, और ऐसी मान्यताएं हैं जिनकी सहज स्वीकृति नहीं है, जिनका नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब तक हम अपने इनर सेल्फ की तरफ जाके अपने इनेट आइडियाज़ को नहीं देखेंगे, अपने जन्मजात प्रत्ययों को नहीं देखेंगे, जन्मजात गुणों पर ध्यान नहीं देंगे और उसके हिसाब से अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन में इस तरह की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ तो बनी ही रहेंगी। इनसे निजात पाना संभव नहीं है। इसलिए ऐसी तकलीफ़ों, परेशानियों से मुक्ति के लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ हमें बढ़ना होगा। जब एक बार ये सब कन्फ्यूजन्स और कॉन्ट्रडिक्शंस का रिजॉल्व हो जाएगा, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे एक बार हम इसको समझ लेंगे, तो बहुत सारी हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इसके लिए लगातार प्रतिपल प्रतिक्षण हमको अपनी सहज स्वीकृति से संवाद करना होगा। प्रतिपल कुछ भी, अगर कोई भी विचार आया आपके मस्तिष्क में, कोई भी विचार, कोई भी इच्छा पैदा हुई, कोई भी डिज़ायर, कोई भी इच्छा अगर आपकी चेतना में, आपके चेतना में आई, आपके सेल्फ में आई, तो आपको क्या करना है? इस कॉन्शियस एंटिटी में, आपके सेल्फ में, आपके स्वयं में आई, तो इसको लगातार चेक करते रहना है। प्रतिपल, एवरी मोमेंट कि मेरे उस विचार की सहज स्वीकृति, यानी मेरे उस विचार का नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि नहीं। अगर नहीं है, देन यू हैव टू डिस्कार्ड द आइडिया, उसको वहीं आगे मन नहीं बढ़ाना है, उसको वहीं रोक लेना है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में सही मायने में हम अपने चैतन्य तक, अपनी कॉन्शियस यूनिट को पहचानने की कोशिश करते हैं, कॉन्शियस यूनिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो संचेतना है, जो चैतन्य हमारे भीतर है, उसको जानने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य उसके आधार पर तय करते हैं। क्योंकि ये जो आधार है, ये आधार ही हमारे जीवन को कन्फ्यूज़न और कॉन्ट्रडिक्शन से परे, उससे दूर लेके जा सकता है, उससे हमको बचा सकता है। इस प्रक्रिया की जो दूसरी विशेषता, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग द इंटायर एग्जिस्टेंस। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। और अपने आप को कैसे जानने की कोशिश करते हैं? थ्रू दैट नोइंग इंटायर एग्जिस्टेंस। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम अपने आप को अपने आप को इवॉल्व करते हैं, और उसके माध्यम से, और कैसे? अपने आप की जांच पड़ताल करके, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करके। अब आप ऐसे समझिए, सेल्फ को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेल्फ में क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? सेल्फ इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सेल्फ इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं किस लिए? ताकि हम अपने आप को, सेल्फ को इवॉल्व कर सकें, यानी कि बाहर की तरफ फैल सकें, बाहर की ओर फैल सकें। यानी कि बाहर की दुनिया में जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों ओर जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, चारों ओर जिससे घिरे हुए हैं, जो चारों ओर का हमारे अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, इस अस्तित्व में हम फैल सकें, इसके लिए सबसे पहले हम क्या है? अपने आप की जांच पड़ताल करते हैं। इस प्रक्रिया में जांच पड़ताल करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा सेल्फ है, ये कैसी एंटिटी है, इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी गतिविधियाँ क्या हैं, इसकी आवश्यकताएं क्या हैं, इसकी
आवश्यकता क्या है हमारे सेल्फ की। हम जानना चाहते हैं कि इसका स्वरूप, इसका फॉर्म कैसा है, किस तरह की एंटिटी है ये। हम जानना चाहते हैं कि इसके अस्तित्व का स्वरूप क्या है, एग्जिस्टेंस का स्वरूप क्या है। तो हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसका ताकि हम बाहर की तरफ इवाल्व कर पाएँ। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में हम अपने आप को बाहर की तरफ इवाल्व करते हैं, अपनी खुद की जांच पड़ताल करके। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, कि इस प्रक्रिया में हम स्वयं को जानने के साथ साथ हम संपूर्ण अस्तित्व को, इस संपूर्ण अस्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं। द एक्सप्लोरेशन स्टार्ट्स बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चन अबाउट आवर सेल्फ। जो हमारा एक्सप्लोरेशन शुरू होता है वो अपने आप से बड़े साधारण सवालों के माध्यम से, बड़े सिंपल क्वेश्चंस के माध्यम से शुरू होता है। और वो सवाल क्या करते हैं, वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता देते हैं हमारे अस्तित्व के बारे में। और हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उनके बारे में ये हमको क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लगातार अपने आप से संवाद करते रहते हैं, लगातार अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हमारा अस्तित्व कैसा है और किस प्रकार से हम अपने चारों तरफ की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रक्रिया का, दैट इज़ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग one's relation with every unit, relation with every unit in the existence and fulfilling it. इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में हमारे चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है उससे अपना संबंध, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो स्पेस हो, खालीपन ही हो, उस खालीपन से हमारा क्या रिश्ता है, लोगों से क्या रिश्ता है, अन्य व्यक्तियों से क्या रिश्ता है, बच्चों से, पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, मिट्टी से, हवा से, पानी से, इन सब से हमारा क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। इस प्रक्रिया में हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। और इस जब संबंध को हम पहचान लेते हैं, फिर उन संबंधों के साथ कैसे हम निर्वाह करें, कैसे संबंधों को फुलफ़िल करें, कैसे निर्वाह करें, इसको समझने की कोशिश अपने स्तर पर करते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर अबाउट योर राइट रिलेशनशिप विद अदर एंटिटीज़ इन एग्जिस्टेंस। यानी एग्जिस्टेंस में जो अदर एंटिटीज़ हैं, अन्य वस्तुएं हैं, उसके साथ हम अपने राइट रिलेशनशिप, सही संबंध को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सही संबंध क्या है। एंड थ्रू दैट डिस्कवरिंग द इंटरकनेक्टेडनेस। और जब समझने के इसी प्रयास के क्रम में जो हमारा उससे इंटरकनेक्टेडनेस है, जो अंतर संबंध है, इंटरकनेक्टेडनेस विद अदर एंटिटीज़, जो अन्य एंटिटीज़ हैं उनसे जो हमारा अंतर संबंध है, जुड़ाव है, हम उस जुड़ाव तक पहुंचते हैं। और फिर जुड़ने के बाद हमको पता चलता है उनसे अपने को एग्जिस्टेंस के बारे में, कि हमारा अस्तित्व तो सह अस्तित्व है। हम अपने सह अस्तित्व से परिचित होते हैं। हम यह जान पाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन्हीं के नाते हम हैं। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो हम नहीं हैं। हमारा अस्तित्व वास्तव में सह अस्तित्व है। और सह अस्तित्व का रियलाइजेशन हमको हो जाता है, सह अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। और जब सह अस्तित्व का ज्ञान होता है तो हम
उस अस्तित्व में हर एक चीज़ के अस्तित्व को देखना शुरू करते हैं और उसी के हिसाब से अपनी लिविंग वी स्टार्ट टू लिव अकॉर्डिंगली, लिविंग अकॉर्डिंगली, हम उसके हिसाब से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एक प्रक्रिया का ये चौथा चरण ये है, चौथा मूल बात, विशेष बात ये है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो पांचवी महत्वपूर्ण बात है, फिफ्थ, पांचवी महत्वपूर्ण बात है वो है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ, इट इज ए process of knowing ethical human conduct, knowing ethical human conduct, human character, human character and living accordingly, living accordingly। अब आप इस प्रक्रिया में जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जब आप अपने चारों तरफ की चीज़ों से अपने चीज़ों और उनके अस्तित्व का बोध हमको हो जाता है, रियलाइजेशन हमको होता है कि हमारे अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जिनका अस्तित्व है और बिना उनके हमारा अस्तित्व नहीं है। जब 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 हमको अस्तित्व के बहुलता का ज्ञान होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम उस नैतिक आचरण को जानने का प्रयास करते हैं, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट को, नैतिक मानवीय आचरण की खोज करते हैं, प्रयास करते हैं, उस चरित्र को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम उनके साथ संबंधों का निर्वाह कर पाएँ, जिनके माध्यम से जो हमने संबंध उनके साथ इस्टेब्लिश के समझा है, जाना है, उसको हम उसके साथ निर्वाह कर पाएँ। और निर्वाह करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिविंग अकॉर्डिंगली, उस बहुत ही निश्चित मानवीय आचरण के साथ हमको उनके साथ उस नैतिक आचरण के साथ उनके साथ जीने का अभ्यास करना होगा, उसके हिसाब से जी कर देखना होगा और जीने में ये देखना होगा कि जीने में हमको सुख मिल रहा है कि नहीं, जीने में हमको खुशी मिल रही है कि नहीं, और हमारे साथ साथ जिनके साथ हम निर्वाह कर रहे हैं उनको भी खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उस नैतिक मानवीय आचरण के साथ ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। छठवीं महत्वपूर्ण बात है वो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, अच्छा एक चीज़ और कि जो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें जो हमारा कैरेक्टर है हम डिस्कवर करते हैं, ये देख पाते हैं क्या, डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि मानवीय आचरण की निश्चितता। अब आप एक बहुत बड़ी बात है ना, अक्सर ये माना जाता रहा है, इसको मैं आपका ध्यान भी इधर मैं आकर्षित करना चाहूँगा, ये माना जाता रहा है कि जो नेचुरल साइंसेज हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंसेज, तो नेचुरल साइंसेज में चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, इस तरह की जो मटेरियल की स्टडी करते हैं, मटेरियल की पदार्थ का अध्ययन करते हैं, तो ये मानते हैं कि यहाँ पे एक हम निश्चित आचरण, पदार्थ के जो तमाम एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, तत्वों के निश्चित आचरण के आधार पे हम कोई खोज कर सकते हैं, अंतर संबंधों को स्थापित करके और काम कर सकते हैं। फिजिक्स है, ये सॉलिड बॉडी, जो भी सॉलिड स्टेट की चीज़ें हैं, जो ठोस वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इस ठोस पदार्थ में जो अंतर संबंध होते हैं उसके एक एटम्स की, अणुओं की,
उन अणुओं के अंतर संबंधों की तलाश करता है, उनके निश्चित आचरण की खोज करता है, उनके शक्तियों की तलाश करता है, उनके आचरण को व्यवहारित करने वाले पावर्स को ढूंढता है, उनकी गति, उनके मोशन को देखने की कोशिश करता है। और यही केमिस्ट्री जो है वो लिक्विड स्टेट में ही काम करती है। जब कोई लिक्विड स्टेट में कोई पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, तो तरल पदार्थ में जो गति है, जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, परस्पर संबंधों को व्यवहारित कर रही हैं, ट्रीट कर रही हैं, उनकी तलाश करते हैं। तो ये माना जाता है कि ये इनका व्यवहार हमेशा निश्चित होता है, और अगर नियंत्रित परिस्थितियाँ हों तो ये निश्चित आचरण करते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ एक मानव विज्ञानों के सामने हमेशा आक्षेप लगाया जाता रहा है, जो मनुष्य का आचरण है वो निश्चित नहीं रहता। इसलिए मनुष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी करना, उसके व्यवहार में कोई भविष्यवाणी करना, ये कोई सटीक बड़ा मुश्किल है। कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ऐसे आक्षेप लंबे समय से लगाए जाते रहे और कला बनाम विज्ञान एक लंबा चौड़ा विमर्श चलता रहा है। लेकिन ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्य को जानने के क्रम में जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो इस पड़ताल से पूछते हैं कि नहीं, डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट ढूंढा जा सकता है। मनुष्य का आचरण निश्चित हो सकता है, जैसे पशु का आचरण निश्चित है, पौधों का आचरण निश्चित है, मिट्टी का आचरण निश्चित है, उसके एटम्स जो है वो बहुत ही फिक्स बिहेवियर करते हैं, डेफिनेट बिहेवियर करते हैं। उसी तरीके से चूँकि मनुष्य भी इसी प्रकृति का उत्पाद है, मनुष्य जो है वो भी, उसको भी नेचर ने ही क्रिएट किया है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य में डेफिनेट बिहेवियर, निश्चित आचरण नहीं हो सकता। तो हम जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो वास्तव में हम उस निश्चित आचरण के सूत्र को ढूंढ पाते हैं, निश्चित आचरण के सूत्रों की तलाश कर पाते हैं, डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट को समझते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर को समझ पाते हैं, और अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि ये जो डेफिनेटिवनेस है, ये डेफिनेटिवनेस कहाँ जाए, ये हमारे थॉट में आ जाए। और जब ये डेफिनेटिवनेस हमारे थॉट में आएगी, हमारे विचार में आएगी, तब ये हमारे व्यवहार में भी निश्चितता पैदा करेगी, हमारे बिहेवियर में भी निश्चितता पैदा करेगी। और जब व्यवहार में आएगी तो जो हमारा अनुभव होगा ये भी निश्चित होगा। और निश्चित रूप से ये अनुभव क्या है, ये हार्मनी का अनुभव है। हम हार्मनी का अनुभव करेंगे। कब करेंगे? क्यों? क्योंकि इस तरह का व्यवहार करने से जो हमारे जीवन में कई तरह के कन्फ्यूजन्स हैं, कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, अंतर्विरोध हैं, इन अंतर्विरोधों का अंत हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो हमारा थॉट, हमारा बिहेवियर, हमारा वर्क, हमारा रियलाइजेशन, इस स्तर पे हम डेफिनेटिवनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से सुख की निरंतरता संभव होगी। हमारे निश्चित आचरण से हमारे जीवन में सुख की निरंतरता संभव होगी और हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट का अंत हो जाएगा, अंतर्विरोध का अंत हो जाएगा। छठवीं जो महत्वपूर्ण बात हमको सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में पढ़नी है वो है इट इज अ प्रोसेस of being in harmony with entire existence, जब हम एक बार स्वयं में, हमारे विचारों में निश्चितता आ जाती है, जब विचारों में निश्चितता आ जाती है, हमारे व्यवहार में निश्चितता आ जाती है, तो उसके माध्यम से अपने अलावा भी जो हम देख पाते हैं कि जो दूसरे मनुष्य हैं वो भी हमारे ही जैसे हैं। इस बात का हमको ज्ञान हो जाता है कि जो दूसरे मनुष्य हैं वो भी हमारे ही जैसे हैं, और जब हमारे ही जैसे हैं तो हम उनसे निश्चित व्यवहार, जब निश्चित आचरण करते हैं तो आचरण में अस्थायीपन आता है, अस्थायित्व आता है और एक व्यवस्था दिखाई देती है, और हम दूसरों के साथ भी हार्मनी में, व्यवस्था में जी पाते हैं। चाहे वो पशु पक्षी हों, जानवर हों या पेड़ पौधे हों, जल है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, सबके साथ हम निश्चित आचरण के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इस प्रक्रिया में ये जो सातवां और अंतिम बिंदु है, हम ये देख पाते हैं कि इस प्रक्रिया में कि हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। अंत में जब हम निश्चित आचरण के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या बनाता है इस प्रक्रिया में, इट इज़ अ
सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्वतंत्रता एंड स्वराज्य स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोरेशन ऑफ, और इसकी शुरुआत कैसे होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोरेशन ऑफ सत्व, यानी कि जब हम अपने सत्व को एक्सप्लोर करते हैं तो हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हैं, स्वराज्य की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता और स्वराज्य की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्वत्व क्या है? फिर ये जानना जरूरी है कि फिर हमारा स्वत्व क्या है। स्वत्व हमारा वही इनेटनेस ऑफ सेल्फ है जो हमारा जन्मजात प्रत्यय है। हाँ, स्वत्व क्या है? तो ये हमारा इनेटनेस ऑफ सेल्फ, यानी कि ये हमारा क्या है? द नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी एक बार अगर हम अपने इनेटनेस ऑफ सेल्फ को, यानी अपने जन्मजात प्रत्यय को समझ लें, अपने जन्मजात गुणों को समझ लें, अपनी सहज स्वीकृति को समझ लें, सत्य को एक्सप्लोर कर लें, तो इस एक्सप्लोरेशन का परिणाम क्या होता है? हम अपने स्वतंत्रता को पहचान पाते हैं। स्वतंत्रता, हम अपनी स्वतंत्रता को पहचान पाते हैं। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, यानी हम स्वयं में व्यवस्थित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ, बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ। यानी कि अब क्या होता है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारे भीतर के सारे अंतर्विरोधों का और भ्रमों का अंत हो जाता है और हम स्वयं में एकदम संगठित हो जाते हैं। बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर दबाव प्रभाव नहीं बना पाती। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार निश्चित है, वह किसी के दबाव से भी नहीं बदल सकता और किसी के प्रभाव में भी नहीं बदल सकता। हमारे व्यवहार का स्रोत हमसे बाहर ना होकर के हमारे भीतर ये हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है। और जब हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है तो हम अपने किसी भी व्यवहार के लिए, किसी भी विचार के लिए हम दूसरे पर निर्भर नहीं करते, और दूसरों पर निर्भर ना होना ही स्वतंत्रता, यानी स्व के तंत्र में जीना है, अपने तंत्र में जीना है, अपनी व्यवस्था में जीना है, उस व्यवस्था में जैसा प्रकृति ने हमको बनाया है उस व्यवस्था में जीना है। ये अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हम स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर पा रहे हैं। स्वतंत्रता वह नहीं है जो किसी देश के संविधान में लिखा हुआ है और संविधान से मिलता है। स्वतंत्रता वह है जो प्रकृति ने हमारे भीतर बना के दिया है और हम उसको समझ के उसके अनुसार जीने का अभ्यास करते हैं, जीने का आचरण करते हैं, जिसको एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कैरेक्टर का है। तो हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट और कैरेक्टर के साथ जो अपने साथ भी व्यवहारित करते हैं और जो अदर इंटिटीज़ हैं, जो अन्य अस्तित्व में चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल हवा पानी, कुछ भी, हम उनके साथ व्यवहारित करते हैं और इस प्रकार हम स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। और अंतिम जो बिंदु है वह है स्वराज्य। स्वराज्य यानी कि स्वराज्य का मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्माभिव्यक्ति। स्वतंत्र रूप से हम अपने आत्माभिव्यक्ति करते हैं, सेल्फ को दूसरों के समक्ष एक्सप्रेस करते हैं और अपना विस्तार करते हैं। सेल्फ एक्सटेंशन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अपना आत्मविस्तार करते हैं। और क्या होता है? आत्मविस्तार कैसे होता है? लिविंग इन हार्मनी विद अदर्स। आत्मविस्तार होता है दूसरों के साथ व्यवस्था में जी के, शांति से जी के, सुखपूर्वक जी के, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ परस्परता में सद्व्यवहार करके हम अपने स्वराज्य का विस्तार करते हैं।
तो स्वत्व, ये जो स्वत्व हम जिसकी बात कर रहे थे, ये स्वत्व कहीं बाहर से आपके भीतर नहीं आता। स्वत्व इज़ ऑलरेडी देयर, आप में है, दैट इज़ इंटैक्ट विद इन यू, विद इन ईच ऑफ अस, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग देयर इज स्वत्व ऑलरेडी, दिस इज इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ऑफ यू। बाई बीइंग इन डायलॉग, जब आप इसी अपने स्वत्व से डायलॉग करते हैं, अपने इनेटनेस, अपने सेल्फ से डायलॉग करते हैं, तो क्या होता है, वी अटेन स्वतंत्रता, तब हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। और यही स्वतंत्रता, इट इनेबल्स अस टू वर्क फॉर स्वराज्य, और यही हमको इस योग्य बनाता है